आपको क्या लगता है 2026 वाले बजट में कौन-कौन से प्रावधान हमारे वित्त मंत्री को लाना चाहिए जिससे कि ये जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो सॉल्व हो सके? कि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ या कोई चला रहा है कि उसको गाड़ी रुके ना, बिकॉज आप कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल के स्टेशन सब जगह हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, चार्जिंग इंफ्रा बिठाने के लिए बहुत सारी एजेंसी से डील करना पड़ता है। वेदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर है, उनके लिए चार्जिंग इंफ्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। 75 सिटीज हैं जो आज की डेट में पोल्यूशन से हमारे फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। मोदी जी हमारी कंट्री को क्लीन नहीं करेंगे, हम सब अपनी कंट्री को क्लीन करेंगे। और क्या ये ग्रीन एनर्जी अपनाने से पहले जो आम जनता है उसके लिए एक पनिशमेंट की तरह नहीं है? व्हाट इज योर टेक? अगर इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल होगी हमारे दर्शकों को, हमारे कस्टमर्स के लिए, ईवी विल बिकम। लास्टली उदय, अगर आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोई एक सलाह या रिक्वेस्ट करना चाहें ईवी सेक्टर से रिलेटेड तो वो क्या होगा? तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैम, पुट इंडिया फर्स्ट। भारत ईवी की दौड़ में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी पॉलिसी भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएसटी और आम आदमी की जेब। बजट 2026 से पहले इन सभी सवालों के जवाब के ऊपर हम बात करेंगे ओमेगा सिटी मोबिलिटी के फाउंडर डॉक्टर उदय नारंग से। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू चारू मैम, ग्रेट टू सी यू अगेन। सर, सबसे पहला सवाल, जब हम ईवी के बारे में बात करते हैं, इनफैक्ट मैं अपनी न्यूज रूम में भी बात करी थी लोगों से कि ईवी को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, तो अभी भी लोगों के मन में यही है कि चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम है चारू। अगर हम सोचे भी ना कि लंबी दूरी के लिए जाना है, ट्रैवल करना है, लेकिन तभी भी हम पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, भले ही हम 1000-1200 ज़्यादा दे दें, ताकि हमारी गाड़ी एटलीस्ट रुके ना। तो सर, आपको क्या लगता है 2026 वाले बजट में कौन-कौन से प्रावधान हमारे वित्त मंत्री को लाना चाहिए जिससे कि ये जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो सॉल्व हो सके? चारू मैम, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को हिट किया है। और इस ईवी की जो रेवोल्यूशन, जो ग्रीन एनर्जी की रेवोल्यूशन चल रही है, उसमें ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप बात कर रही है रेंज एंजाइटी कि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ या कोई चला रहा है कि उसको गाड़ी रुके ना, बिकॉज आप कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल के स्टेशन सब जगह हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे को क्या चाहिए, हमें चार्जिंग इंफ्रा चाहिए, हमें उसके लिए इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम करी, फेम 1 फेम 2 पीएमआई ड्राइव, लेकिन चार्जिंग इंफ्रा के लिए और बहुत कुछ चाहिए। उनको इंसेंटिवाइज करना है, प्राइवेट प्लेयर्स को, उनको आरडब्ल्यूएस को देखना है, उनको ये देखना है कि कमर्शियल बिल्डिंग जो है और जो हाईवेज हैं उसमें फ्लीट्स हो, फ्लीट्स के लिए चार्जिंग इंफ्रा हो। हाईवेज में आप जा रहे हैं, आपको चार्जिंग इंफ्रा हर जगह नजर आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से अगर आप इंदौर या रांची जा रहे हैं तो आपको चार्जिंग इंफ्रा होना चाहिए। केपेक्स में सब्सिडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। और एक एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, जो इन्वेस्टमेंट करे उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, एंड हमें इजियर अप्रूवल। प्रॉब्लम क्या हो रही है, चार्जिंग इंफ्रा बिठाने के लिए बहुत सारी एजेंसी से डील करना पड़ता है, तो इसके अंदर अगर हम ज्यादा अप्रूवल और फास्टर अप्रूवल दे डिप्लॉयमेंट के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्टली, चार्जिंग शुड बी वो इजी होना चाहिए कि कहीं भी मिल जाए, जैसे पेट्रोल स्टेशन है, जितना ज्यादा चार्जिंग, जितना ज्यादा लोकेशन अच्छा, उतनी ही ज्यादा आपको एक ईज ऑफ ड्राइविंग। और जो ये आपके दिमाग में कंसर्न, आपके वेदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर है, उनके लिए चार्जिंग इंफ्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं फ्यूल, एनर्जी इज फ्यूल। एनर्जी के लिए हमें लोकेशन और चार्जिंग इंफ्रा पूरे देश में चाहिए, और गवर्नमेंट इसको पहचानती है और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है। सो डू यू थिंक कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेशनलाइज कर देना चाहिए? देखिए, आई थिंक मैं बहुत ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलीव करता हूं। मेरे व्यू में नेशनलाइज करें या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट, सेंट्रल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स सब साथ काम करें। हमारे देश में 75 सिटीज हैं जो आज की डेट में पोल्यूशन से हमारे फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर रही हैं। मैं चाहूंगा हम
ये एक कर्तव्य, एक मैं ये बहुत बार यूज करता हूं, मोदी जी हमारी कंट्री को क्लीन नहीं करेंगे, हम सब अपनी कंट्री को क्लीन करेंगे। तो ये चार्जिंग इंफ्रा, वेदर इट इज प्राइवेट पब्लिक, हमें एक साथ काम करके इसको एक फोरफ्रंट पे लाना बहुत जरूरी है। अगर हम जीएसटी की बात करें सर, तो चार्जिंग सर्विस पर 18% जीएसटी देना पड़ता है और सिर्फ ईवी पर हमें 5% देना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? और क्या ये ग्रीन एनर्जी अपनाने से पहले जो आम जनता है उसके लिए एक पनिशमेंट की तरह नहीं है? व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल चारू मैम, आज बिल्कुल बहुत मेन पॉइंट्स पे आप हिट कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड बहुत ही एजुकेटेड क्वेश्चंस आप मुझे पूछ रही हैं, तो आपके दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। देखिए 18% जीएसटी आपने ईवी चार्जिंग में लगा दी, बिल्कुल ये गलत है। ये आपको हमें रिड्यूसिंग, अगर हम जीएसटी को रिड्यूस करें ऑन चार्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इमीडिएटली हमें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोअर कॉस्ट पर किलोमीटर। अगर पर किलोमीटर कॉस्ट लोअर होगा, इंप्रूव ईवी की ना इकोनॉमिक्स, जिसको कहते हैं टीसीओ, टोटल कॉस्ट ओनरशिप मॉडल, वो कम होगा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमने भी बहुत बार गवर्नमेंट से बात करी है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी बात कर रहे हैं, और इस पे हमें बहुत जरूरी, हमारे को ये इस बजट में इसमें जरूर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल होगी हमारे दर्शकों को, हमारे कस्टमर्स के लिए, ईवी विल बिकम इनएविटेबल। और ईवी को इनएविटेबल लाना बहुत जरूरी है अगर हमें क्लीनर और स्वच्छ और ग्रीनर भारत को। ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, या फिर जनता का ईवी पर भरोसा? 2026 बजट में वित्त मंत्री किस पर ज्यादा फोकस करेंगी? मेरे ख्याल से ईवी का चार्जिंग इंफ्रा और जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे तो पब्लिक को मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए, उनको एक सस्ता, किफायती, रिलायबल और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट चाहिए। प्राइसिंग का बहुत इंपैक्ट आता है। तो मेरे व्यू में अगर वो दोनों चीजें हम कर दें तो तीसरी चीज आएगी। श्योर, यू आर द जाइंट ऑफ ईवी मार्केट। लेकिन हम अगर बहुत सारी कंपनियां देखें, उनके डेटास देखें, वो क्या करती हैं अगर देखें, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हमारे भारत में है वो ईवी असेंबलर है, रादर देन बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसका क्या सोल्यूशन है? हम कब असेंबलर से मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस कंट्री में हमने जब शुरू किया था 8-10 वर्षों पे, जब ये ईवी की विजन सेट हुई थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स थे। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एक होम ग्रोन, हमें ये सब कुछ एक ओईएम को साथ लाना पड़ेगा। और कंसोलिडेशन हो रही है, और एज कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन में ये एक ओईएम को एक इंटीग्रेटेड प्लेयर, बैटरी, मोटर्स, पावर ट्री, ये सब होना बहुत जरूरी है। असेंबलर्स का काम अब बहुत माइनॉरिटी रह गया है। अगर आप बाहर पोर्टल में टॉप प्लेयर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में देखिए, तो टॉप 6 और 7 प्लेयर्स 90% इंडस्ट्री करते हैं। तो द ट्रेंड ऑलरेडी इज देयर, जो आप बोल रही है, और वो हो रहा है। जो 200-300 प्लेयर थे 2 व्हीलर्स में, वो कम खत्म हो गए। सो कंसोलिडेशन आई, और स्ट्रॉन्ग और मच लॉन्ग टर्म प्लेयर्स अब रह गए। और अब ये वर्ष के बाद ओनली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स विल बी एबल टू सर्वाइव। सर, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस ई मोटरसाइकिल्स? अभी भी हम देखते हैं कि ई मोटरसाइकिल्स बहुत ज्यादा लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये भारत में ई मोटरसाइकिल्स एक गेम चेंजर बन सकता है? अगेन वेरी बड़ी, चारू में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, मोटरसाइकिल्स और टू व्हीलर्स की मार्केट सबसे वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है, जिसमें स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स में काम हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा वर्क पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, और अब आपको नेक्स्ट 2-3 सालों में ई मोटरसाइकिल्स का, और गवर्नमेंट पहचानती है कि जैसे टू व्हीलर स्कूटर्स में काम हुआ है, अब टू व्हीलर मोटरसाइकिल में भी काम होगा। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2-3 वर्षों में इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है और बहुत आएगा, और ये आपको फास्ट डेवलपमेंट नजर आएगी। और जो आपने पॉइंट और मुद्दा हिट किया है वो बहुत जरूरी है, हमें वो आइस की टू व्हीलर मोटरसाइकिल जो बहुत सारा डिमांड है उसको भी चेंज करना है।
तो स्पेशली इन द फॉर द गिग वर्कर्स, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं या छोटे दुकानदार होते हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है ई मोटरसाइकिल्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी? एब्सोल्युटली। आप सिर्फ यह आप डिलीवरी बॉयज की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में नारी शक्ति 48% है, तो आप डिलीवरी गर्ल्स की भी बात मत करिए, सबको अपॉर्चुनिटी है। वी हैव टू बी बिल्कुल। इक्वल। और हमें ये आज की डेट में गिग वर्कर्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उनकी अर्निंग्स बढ़ानी है, हमें उनको सेफ्टी देना है, हमें उनके अर्निंग कैपेसिटी, एंड मोटरसाइकिल्स विल बी अ बिग पार्ट ऑफ दिस। ये होगा, इस पे काम चल रहा है। एंड बिटवीन स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, गिग वर्कर्स के लिए मोटरसाइकिल एफिशिएंट क्वालिटी सेफ्टी और टीसीओ मॉडल में मोर अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इस पे काम चल रहा है। यू सी अ बिग चर्न एंड डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 2-3 साल में। श्योर श्योर। आपने बहुत बार ईवी रीसेल वैल्यू की भी बात की है, आपकी कंपनी नए नए पॉलिसीज भी ला रही है ईवी साइकिल के बारे में और ईवी रीसेल वैल्यू के बारे में। तो मैं चाहती हूँ आप उस पर एम्फेसिस करें कि बजट 2026 में हम क्या ईवी रीसेल वैल्यू पर भी कुछ देख सकते हैं या फिर कुछ सरकार से उम्मीदें कर सकते हैं? मेरी उम्मीद तो जरूर है। इसको आप कह रहे हैं सेकंड लाइफ, दूसरी लाइफ ऑफ बैटरी, दूसरी लाइफ ऑफ व्हीकल। क्योंकि देखिए, ये व्हीकल्स जो आज के हम जा रहे हैं 7 से 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो एक लंबा सफर है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गवर्नमेंट का अगर एम्फोसिस होना चाहिए तो आफ्टर लाइफ रिसाइकलिंग, नॉट जस्ट ऑफ बैटरीज बट ऑफ व्हीकल्स को लॉन्ग टर्म कैसा है। मेरे व्यू में इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे नहीं पता कि इस बजट में वो कुछ करेंगे इसके बारे में, लेकिन इन फ्यूचर बजट्स इस पे जरूर जरूर काम करना है। बिकॉज एज जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इन ईवी, एंड पैसेंजर में भी आ रहा है, यू विल सी कि काफी डेवलपमेंट चल रही है। सो मेरे ख्याल से ये मेरी विनती, मेरी होप है। लेकिन इस साल मेरे को लगता है नहीं इस पे आएगा, लेकिन फ्यूचर बजट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सर, बजट से हटके मैं चाहती हूँ आप ये रीसेल वैल्यू के बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि अगर हम बात करें ना ईवी की, तो बहुत सारे लोगों के मन में सेकंड जो कंसर्न है आफ्टर चार्जिंग पॉइंट्स, ये रीसेल वैल्यू ही रहता है कि मैं सुनती हूँ कि ईवी की तो रीसेल वैल्यू 0 है। सो आपकी कंपनी इस पर क्या कर रही है, आप थोड़ा एम्फेसिस करेंगे? अगेन चारू मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बिल्कुल मेन पॉइंट्स पे हिट कर रही हैं। देखिए क्या है, अगर आप एक आइस का 2 व्हीलर, 3 व्हीलर लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू इमीडिएट है। ये एक प्रॉब्लम आई हुई है ईवी इंडस्ट्री में। व्हाट इज द रीसेल वैल्यू? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फाइनेंसर्स फाइनेंसिंग कराना। आइस का व्हीकल और डीजल, एक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री में, बिकॉज रीसेल वैल्यू। सो फाइनेंसर्स बहुत सारे लोगों को एक सेकेंडरी प्राइस, सो बेसिकली जो जो अगर 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 आपके वैल्यू की, अगर आपके स्कूटर की या 3 व्हीलर की या गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्लियरली डिफाइंड हो, तो फाइनेंसिंग करने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसका 2 टाइप का पार्ट है फाइनेंसिंग ईवीज में। इसीलिए क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि सेकेंड लाइफ की या मतलब रीसेल वैल्यू की कोई क्लैरिटी नहीं है। हमने ओएसएम में एक प्रोग्राम बनाया है कि हम फाइनेंसर्स को और हम हमारे कस्टमर्स को एक 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 रीसेल वैल्यू, एक कंफर्टेबल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, डिपेंडिंग कितने किलोमीटर चली है, कंडीशंस क्या है, एक एक पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं। उससे एक कंफर्ट आएगा फाइनेंसर को कि अगर मेरी गाड़ी में कुछ, मेरा कस्टमर का डिफॉल्ट करता है, एनपीए होता है, तो गाड़ी कहीं लग सकती है। ये बहुत जरूरी है। ये आप नेक्स्ट 2-3-4 वर्षों में हर ओईएम को करना पड़ेगा और ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम एट ओएसएम कर रहे हैं, इसको स्केल अप करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी ये सिर्फ ओएसएम का ना हो, एक पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। देखिए, हमें अगर चाइना की तरह ईवी को बढ़ाना है तो हमें एक पूरा कंसोलिडेटेड होके एक टोली बन के चलना है। मैराथन रन करते हैं, केनियंस बहुत जीतते हैं, वो एक साथ पहले 15-20 किलोमीटर साथ रन करते हैं, लास्ट फाइनल 5 किलोमीटर में जो जीते। तो हमें एक साथ चलना पड़ेगा, इंडस्ट्री को साथ चलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओएसएम इस पे काम कर ही रहा है और मेरी होप है कि और भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। मेरे को पक्का पता है कि इस पे काम हो रहा है। I would like to congratulate you to be the flag bearer of it. आपने चाइना की बात की। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या 2 या 3 पॉइंट्स बता सकते हो हमारी सरकार के लिए और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आपकी तरह,
उनके लिए कि ये 2-3 पॉइंट्स में हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम चाइना को compete कर सकें ईवी में? देखिए, टू बी अ ग्लोबल प्लेयर हमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। काम हो रहा है लेकिन और काम करना पड़ेगा। हमें सेल मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना पड़ेगा। हमें क्वालिटी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके प्राइसिंग में काम करना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। स्केल, चाइना क्यों आगे है हमसे? उसका स्केल है। जब स्केल आता है तो प्राइसिंग लोअर होती है, प्राइसिंग लोअर होती है तो बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्शन, बेटर सप्लाई चेन मिलती है। तो हमें एक कंबाइंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस होना चाहिए। मैं तो, आप जब से मुझे जानती हैं, मैं फ्यूचर जनरेशंस, आपके बच्चे और या उनके बच्चों की सोचता हूँ, फ्यूचर जनरेशन की सोचता हूँ कि हमें उनको एक स्वच्छ भारत के साथ क्लीनर ग्रीनर भारत देना है। तो हमें एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, हमें एक, मुझे ये स्टार्टअप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिरयानी की स्टार्टअप्स या ये डिलीवरी की, मुझे चाहिए एआई, रोबोटिक्स, मुझे वो वाली टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी बैटरी में, पावर ट्रेन्स में, बीएमएस में, मोटर्स में, तब हम ये साथ में काम करेंगे ना, तो इससे हमारा प्रोडक्ट और हमारी क्वालिटी और हमारे कॉस्ट कम आएगी, फिर हम कम्पीट कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है और इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं OSM में और इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिफोर टॉकिंग टू यू आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स और मैं देख रही थी दूसरे एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है और बजट 2026 में उनकी क्या माँग है। तो एक जो माँग बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आई, वो ये है कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, उसको रैशनलाइज़ करने की माँग कर रहे हैं, ईवी सेक्टर के लोग। तो उससे मैं समझना चाहती हूँ कि इससे कंपनी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आम आदमी को कैसे फ़ायदा होगा? और अगर फ़ायदा होगा तो ईवी में हम कितने प्रतिशत की घटत देखेंगे? देखिए, आप बात कर रही हैं रेयर अर्थ की। रेयर अर्थ्स में जो हमारे ईवी में प्रोडक्ट लगते हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे रेयर अर्थ्स लगते हैं। एब्सोल्युटली, अगर कमोडिटी के प्राइस में और इंपोर्ट प्राइस में थोड़ा अगर कटौती होगी तो बिटवीन 5 टू, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10% सेविंग हो सकती है। 10% ऑन द मार्जिनल फ्रंट बहुत बड़ा परसेंट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस पे गवर्नमेंट, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रपोजल नहीं दिए, गवर्नमेंट सोच रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। देखिए, हम लोग, ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में ईवी का बहुत काम हुआ है, ठीक है, उस पेस में नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, रोम या ताजमहल एक दिन में नहीं बना, बहुत टाइम लगता है। हमें बहुत फास्ट काम किया है। इसके ऊपर मेरी विनती रहेगी गवर्नमेंट से कि रेयर अर्थ्स और इंपोर्ट्स को कम करिए। आप 10%, अगर 10 to 15% अगर नीचे करेंगे, 10 तो मिलेगा मिलेगा, तो उसकी अडॉप्टेशन ऑफ ईवी और भी ज्यादा होगी और ये बहुत हेल्प करेगा ईवी अडॉप्शन। और मेरी तो विश यही है कि सारी कंट्री में हर जगह 2 और 3 और 1 टन में ग्रीन प्लेट्स ही नजर आए। बिल्कुल। भारत सरकार समय-समय पर ईवी के लिए पॉलिसीज़ लाते रहती है। हम जनता को बहुत सारी रियायतें देती है ताकि वो ईवी खरीदें। लेकिन आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है? एब्सोल्युटली, आई थिंक इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, इसका स्केल बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसको इम्पैक्ट लाना बहुत जरूरी है, वॉल्यूम डालना जरूरी है। देखिए, हमें प्राइस, अभी आप देखिए, इवन मारुति सुजुकी ईवी में आ रहा है। मारुति सुजुकी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द, इन द पैसेंजर कार। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस पे काम हो रहा है। पैसेंजर गाड़ियों को और लगाना पड़ेगा, उसके साथ चार्जिंग इंफ्रा लगाना पड़ेगा, उसके बाद पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, सप्लाई चेन डेवलप हो रही है। तो ये नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत जरूरी है और इसके ऊपर काम हो रहा है। ऑल द बिग प्लेयर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, एमजी मोटर्स, सब आ गए और ये काम अब बहुत तेजी से चल रहा है और प्राइसिंग में भी इफेक्ट आया है। जो अभी हमने ईयू की डील हुई है, इंडिया ईयू की डील अभी जो अनाउंस हुई है सब पे, वो भी हेल्प करेगी बहुत ही तगड़ी। अभी लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं किया है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डील। इस देश के लिए बहुत इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो लुक, इंडिया इज गोना बी द सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। हमारे यंग जनरेशन है, बहुत पॉजिटिविटी है और मेरे व्यू में फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज वेरी गुड। आप जैसे यंग नबियों को नबी जब मिलती है तो मुझे, और मेरे को तो आपको लगता है कि मुझे एनर्जी चार्ज अप हो जाता है, तो मैं चार्ज अप हो जाता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है।
डू यू थिंक, आपने अभी बात की ईयू डील के बारे में, डू यू थिंक मदर ऑफ ऑल डील्स इसे नाम दिया गया है, तो ये ईवी सेक्टर के लिए भी मदर ऑफ ऑल डील्स है? I think over the next 3 4 5 वर्षों में ये बहुत ही इम्पैक्ट करेगी। और ये एक ये एक स्टार्ट है। ईयू के साथ हुआ है 550 मिलियन और इंडिया 1.4, 2 बिलियन लोगों की एक कॉन्ग्लोमरेशन हुई है। इससे क्या होगा? इससे और भी जापान और कोरिया से चल ही रहा है, और भी देशों, और मेरी होप है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जो टैरिफ लगा है वो भी हटेगा। और देखिए, मेरे व्यू में चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन, जिसमें कंजम्पशन, ग्रोथ, तो देखिए, मैं शॉर्ट टर्म नॉइज पे नहीं बिलीव करता। मैं आपको फिर भी बोलता हूं, मैं मैराथन रन करता हूं, मैं स्प्रिंट वाला नहीं हूं। इंडिया का फ्यूचर बहुत क्लियर है। ठीक है, थोड़ा बहुत रोकी रोड है, लेकिन अगर आप शिप चलाते हैं ओशन में, कैप्टन बने, कभी 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 आंधी आता है, कभी तूफान आता है, लेकिन तूफान के बाद तो मैंने एक ही चीज देखी है, सनशाइन आती है। तो इंडिया का फ्यूचर सनशाइन में है। बहुत काम, बहुत बहुत लंबे सफर से सोचना पड़ेगा, और इंडिया जो लॉन्ग टर्म चलेगा वो ही चलेगा। आप मेरी बात सुनिए, मारुति सुजुकी आज इंडिया में कितने सालों से है, कितना अच्छा काम किया है। हुंडई आई, उन्होंने अच्छा काम किया। एलजी है, इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने 10 से 20 वर्षों की व्यू रखी, उन्होंने किया। सो ये ईयू डील बहुत अच्छी है। इसको देख के और भी कंट्रीज आएंगी, और मेरे व्यू में अमेरिका के साथ भी डील इन द नियर फ्यूचर होगी, व्हिच विल मेक इंडिया वेरी पावरफुल। मैं तो यही होप करता हूं, मेरा जो एक ड्रीम है कि ये कंट्री अमंग द शाइनिंग स्टार हो, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 4 5 वर्षों में एक बहुत ही लीडरशिप, नॉट जस्ट इन ईवी बट ग्लोबल बिजनेस इंडिया की हो। लास्टली उदय, अगर आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोई एक सलाह या रिक्वेस्ट करना चाहें ईवी सेक्टर से रिलेटेड, तो वो क्या होगा? मेरी मैम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जीएसटी को देखिए, और आप एक क्लीनर ग्रीनर इंडिया, नॉट जस्ट ईवी, क्लीनर ग्रीनर, न्यू टेक्नोलॉजीज, वेदर ईवी, हाइब्रिड, सोलर, हाइड्रोजन, उसको एक इंसेंटिवाइज करिए, एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दिए हमारे नवयुवकों को कंपनियां बनाने का। और मेरे ख्याल से वी कैन डू एनीथिंग। एआई, रोबोटिक्स, हमारे पास सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैम, पुट इंडिया फर्स्ट एंड पुट इंडियाज यूथ फर्स्ट, बट सबसे फर्स्ट पुट ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी नंबर 1 ऑन आवर एजेंडा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका इस इंटरेक्शन को ज्वाइन करने के लिए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये इंटरेक्शन कैसा लगा, और बजट 2026 से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं, कमेंट में जरूर लिख बताएं। और देखते रहिए IBC 24। मेरा नाम है चारू अग्रवाल। धन्यवाद।